बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडीपी स्टूडेंट्स, सेमेस्टर नंबर 1 के स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, और इसमें हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा ये एक्चुअली तो ये चैप्टर का नाम है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, मतलब इसके अंदर जो हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली होता क्या है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज़ होती है। In our daily life, it is quite common to hear the following statements. The price of apples in the market is 35 kg per kg, 35 rupees per kg, or Mr. A studies for 8 hours daily. Death rate in Pakistan is 15 per thousand. Consumption of meat in a family is 5 kg per month. The rainfall in a country is 25 centimeters per year. Mr. B plays cricket daily for 2 hours. If we concentrate on the above statements, we find that none of them is the exact statement. ठीक है जी। थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आप ये देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ वो ये बता रहे हैं, जैसे आगे मैं बताती हूँ, द प्राइजेज ऑफ एप्पल्स आर जनरली डिफरेंट ऑन डिफरेंट शॉप्स। ठीक है जी। ऑन सम पर्टिकुलर डे द प्राइजेज में चेंज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है जी। मॉर्निंग में कुछ और प्राइस होगी एप्पल की, ठीक है, शाम में ख़रीदने जाएंगे वो कुछ और आपको बताएंगे। स्टेटमेंट इज़ अबाउट द स्टेटमेंट, ये जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है, is about the study hours of Mr. A. Maybe that Mr. A has never studied for exactly 8 hours. ज़रूरी तो नहीं है जी पूरे 8 घंटे वो पढ़े। ही स्टडी आवर्स आर अप्रॉक्सीमेटली हम कह देते हैं जी, हो सकता है वो 8 घंटे से थोड़ा सा पहले उठ गए या 2 मिनट या 4 मिनट बाद में उठे, हम उसको अप्रॉक्सीमेटली कह देते हैं जी उसने 8 घंटे पढ़ा है। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली ट्रू, but still they are very important. We can say that these are approximate statements about different situations. In statistics, we say कि these are the average statements, यानी कि हम statistics की ज़ुबान में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है कि ये कोई औसत वैल्यू है, दरमियानी कोई वैल्यू है जो आपको, यानी कि पूरे डेटा को, मतलब जो भी उसकी एक्टिविटी है उसके जो है उसके बारे में वो एक सेंट्रल वैल्यू आपको बता देती है, एवरेज वैल्यू आपको बता देती है। इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी मेक मैनी स्टेटमेंट्स we make many statements which have some meaning only on average basis. ठीक है जी। यानी कि हम कई स्टेटमेंट ऐसी देते हैं जो कि जिनका मतलब जो होता है वो हम एवरेज बेसिस पे उसको बता देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सम न्यूमेरिकल डेटा और सम सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड इन अ न्यूमेरिकल मैनर, द वर्ड एवरेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, प्राइसेस। द आइडिया ऑफ एवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. There are very large number of experts at national or international level who are involved in the study of averages of various kinds. Some experts are interested to find the average production of wheat per acre in different countries. Some others may be interested in the average prices of wheat in those countries. Thus, the word average is deeply linked with the situations which need some numerical study or analysis. ठीक है जी। एवरेज, इसी एवरेज को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी। बेटे आप इसको एक दफ़ा फिर पढ़ें और आप सोचें कि ये मेरी बातों को भी बल्कि बार बार जो है वो सुने कि ये एवरेज, एक्चुअली ये सारी स्टेटमेंट्स जो ऊपर मैंने आपको जो है वो बताई हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एवरेज आपको बता रही हैं कि आपका जी है, जिस तरह मिस्टर ए स्टडीज़ फॉर 8 आवर्स डेली या प्राइस ऑफ एप्पल्स इन द मार्केट, इन दोनों को डिटेल से बता दिया, बाकी भी पढ़ेंगे तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ये एवरेज आपको बता रही हैं, एवरेज स्टेटमेंट आपको बता रही हैं। ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली क्या चीज़ है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफाइंड एज अ सिंगल वैल्यू, एक ऐसी सिंगल वैल्यू है दैट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सेट ऑफ डेटा। ठीक है। मतलब वो सारे सेट, मतलब होल सेट ऑफ डेटा को कि एक ऐसी वैल्यू हम दरमियानी वैल्यू कह देते हैं, हम दरमियानी वैल्यू उठाते हैं
कि जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है जी। या फिर इसकी दूसरी जो है वो डेफिनेशन है, अ डिस्क्रिप्टिव मेजर दैट इंडिकेट्स द सेंट्रल पोजीशन इन अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम एवरेजेस पढ़ेंगे, ठीक है जी। एवरेजेस वही बात है, सेंट्रल वैल्यूज़। अब ये एवरेजेस किस किस तरीक़ों से हम डिफ़ाइन करेंगे, किस किस तरीक़ों से हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। एवरेज भी यही बात है कि एन एवरेज इज़ ए सेंट्रल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द होल डेटा, या फिर द एवरेज इज़ ए वैल्यू विच लोकेट्स द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। बेटा ये सबसे आसान वाली डेफिनेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे जो है वो आपसे शेयर की हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। टाइप्स ऑफ एवरेजेस में जो हम पढ़ेंगे, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर एरिथमेटिक मीन, या सिंपली जिसको हम मीन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड। ये बेटा इस पांचों की पांचों चीज़ें हम वन बाय वन करके हम जो है वो इसमें, ये सारी ही एवरेजेस हैं और ये सारी ही सेंट्रल जो है वो पोजीशंस आपको बताती हैं। सेंट्रल जो है वो पार्ट ऑफ द होल डेटा वो बताती हैं आपको, ठीक है जी। हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, जैसे मीन है जो सिंपली मीन, हम उसको पढ़ते हैं। दी एरिथमेटिक मीन क्या चीज़ होती है? द एरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज़ द मोस्ट फेमिलियर एवरेज। इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर्स। क्या कह रही है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है डाटा के अंदर उन सब को आप सम अप कर लें। सम का क्या मतलब है? आप उसको जमा कर लें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब कि कितनी ऑब्जर्वेशन है उनको काउंट कर लें, दैट इज़ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें बेटे, ये मीन जो होता है इसके सिंबल जो है वो नीचे दिया हुआ है म्यू। म्यू जो होता है वो पॉपुलेशन, यानी कि इस मीन को आप पॉपुलेशन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सैंपल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए जो सिंबल है वो म्यू है और सैंपल के लिए जो सिंबल है वो बेटा एक्स बार है, जो नीचे लिखा हुआ है एक्स के ऊपर बार, ठीक है जी। ये देखें, द मीन में कॉरिस्पॉन्ड टू आइदर अ पॉपुलेशन और अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। बेटा जो मैं बातें आपको कर रही हूँ लिखी यही हुई हैं यहाँ पे। म्यू क्या होता है? म्यू पॉपुलेशन का मीन होता है, एक्स बार क्या होता है? वो सैंपल का मीन होता है। होते दोनों ही मीन है, तरीका दोनों का सेम है, एक ही तरह ही मीन निकलता है कि हम सब वैल्यूज़ को जमा करते हैं। जमा कर x1 से लेकर xn तक वैल्यूज़ हैं, हम उन सबको जमा कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N पॉपुलेशन के लिए को जाहिर कर रहा है और स्मॉल n जो है वो सैंपल के साइज़ को जाहिर कर रहा है। समझ आ रही है? कैपिटल N पॉपुलेशन के साइज़ को जाहिर कर रहा है और स्मॉल n क्या है? वो सैंपल के साइज़ को जाहिर कर रहा है दोनों ही साइजेस, ठीक है। तो समेशन x बाय कैपिटल N करेंगे तो वो म्यू होगा, स्मॉल n करेंगे तो वो x बार होगा। दोनों ही क्या हैं? वो मीन है, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल थी नीचे ही, अगर आपके पास बुक है तो थर्ड चैप्टर में यही मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप ये देख लें। ये एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि ये मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स, जो हैं वो 9 आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए सबको आपने सबसे पहले तो फार्मूला लिखना है कि एक्स बार क्या होता है, वो समेशन एक्स बाय एन है, ठीक है। और समेशन एक्स का क्या मतलब है कि आपने जितनी भी एक्स होता है डाटा की वैल्यूज़ को कहते हैं। एक्स किसको कहते हैं? डाटा की, जो डाटा आपको दिया होता है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स होती हैं आपका, ठीक है जी। तो एक्स सबको समेशन ऑफ एक्स, ये सम डाला हुआ है साथ। समेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि सबको जमा कर लो, सबको जमा कर लो डिवाइडेड बाय एन। एन का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितनी हैं। तो ये 9 स्टूडेंट्स हैं तो 9 पे डिवाइड कर लो तो ये आपका मीन निकल आया। समझ आ गई? ठीक है जी। अब आगे बात आती है, ये पीछे जो बता रही थी वो सिर्फ एक्स था, मतलब अनग्रुप डेटा था। हमें उसके साथ अभी हमने उसको, वो जो अभी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखी है, मतलब हमने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था, हमने उसको तरतीब नहीं दिया था, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी थी, वो अनग्रुप डेटा था। अभी जो आगे है वो है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटे में क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मतलब तरतीब आ जाती है डाटा के अंदर, ठीक है, तो तब उसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तब करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब है कि एक तो एक्स आपको दिया हुआ है, एक एफ भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कॉलम बनाना है। साइड पे देखें मैंने सारा लिखा हुआ है।
तीसरा कॉलम बना के दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनेगा, इसका समेशन और f का समेशन। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो n जो होता है ना, जो सैम्पल साइज़ होता है, वो फ्रीक्वेंसी का सम में चेंज हो जाता है। आप ये समझ लें कि जो n है, स्मॉल n जो है, वो समेशन f के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का समेशन जो होता है वही सैम्पल साइज़ होता है ना, वही साइज़ होता है, मतलब साइज़ ऑफ द डेटा, साइज़ ऑफ द मतलब आपको पता है जब आप फ्रीक्वेंसी पूरी बना लेते थे तो आप एंड पे उसका जो भी 50 ऑब्जर्वेशन है या 60 ऑब्जर्वेशन हैं, वो आपको वो डेटा की ही ऑब्जर्वेशन कितनी थी टोटल, ये वही बता रहा होता है, यानी कि एन ही आपको बता रहा होता है। तो एन क्या है, वो समेशन एफ है। ठीक हो गया जी। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हो तो आप इस तरह करके आप मीन निकालेंगे जब आपके पास फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा दिया हो। ठीक है जी। अब एक और बात है, छोटी सी बात है, वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड में क्या आ जाते हैं, वेट्स आ जाते हैं। ठीक है, वेट्स मतलब बिल्कुल सेम वही बात कि फ्रीक्वेंसी साथ आ जाती है, मैं इसको अलग से हम इसको वेट्स बोल देते हैं। ठीक है जी। तो कभी वेटेड भी आ जाता है अरिथमेटिक मीन, तो तब क्या आपको वेट्स दिए होंगे। और ये देखें एक्सपेंडिचर, पहले ऊपर बता दूं कि एक्स बार करके नीचे छोटा सा ना डब्ल्यू लिख लें ताकि पता चल जाए कि ये आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन है। ठीक है जी। तो ये x1 w1 प्लस x2 w2, यानी कि बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी वाला काम है कि x1 f1 प्लस x2 f2, मतलब वही समेशन xf या फिर xw। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय समेशन f की जगह पे क्या है, समेशन w। ठीक है जी। तो बेटा ये आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन है। वेट्स आ गए तो सेम उसी तरह नीचे एग्जाम्पल भी मैंने कर ली है ताकि आपको पता चल जाए। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका x है, वेट्स जो है वो आपका w है। आपने थर्ड कॉलम में x और w दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और उसका समेशन देखिए जी 2542.5, और इसी तरह वेट्स का समेशन 12.5, और नीचे देखें x बार w इज इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन w, दोनों को डिवाइड कर दिया और आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन 203.4 निकल आया। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने को कहें तो तब आप बिल्कुल ऐसे निकालेंगे जैसे ये मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, अब बात आ गई है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि समेशन x माइनस एक्स बार जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब इसको जब मैं बोलूँगी तो आप देखिएगा क्या बोल रही हूँ। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। अब बात आ गई है डेविएशन क्या चीज़ है। सम का तो आपको पता है, समेशन को बोलते हैं। डेविएशन होती है बेटे मीन होता है ना सेंट्रल पोजीशन, तो मीन से वैल्यूज़ यानी कि x कितना दूर है, ये होती है डेविएशन। x माइनस एक्स बार मतलब x अपने मीन मतलब x बार अपने मीन से कितना दूर है, कितना डेविएट कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक हो गया। x माइनस एक्स बार डेविएशन को बोलते हैं, और सम साथ लग गया, समेशन लग गया, हम इसको बोलते हैं सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, ये 0 के बराबर होती है। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आप सम ऑफ द स्केयर, देखें स्केयर आ गया, हम इसको ऐसे बोलेंगे सम ऑफ द स्केयर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ लेस देन द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द डेविएशन। ये ए जो है वो कोई भी ऐसा ऑर्बिट्रेरी पॉइंट, ऑर्बिट्रेरी कहते हैं सपोज किया हुआ पॉइंट, ये मीन नहीं है, ये एक्स बार नहीं है, ये वहाँ से डेविएट कर रहा है। ठीक है जी। अगर एक्स बार की बजाय वो किसी ए यानी कि कोई सपोज किए हुए पॉइंट से डेविएट करे तो वो एक्स बार वाला जो होगा वो उससे लेस होगा। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी कह रहा है। थर्ड नंबर पे है कंबाइन मीन। कंबाइन मीन का मतलब ये होता है जब ज़्यादा सारे मीन आपके पास आ जाएं, 2 3 4 5 इतने मीन आ जाएं, तो उनका मीन निकालने के लिए कंबाइन मीन को हम कहते हैं। कंबाइन देखिए मैंने सी नीचे लिख दिया है, कंबाइन को रिप्रेजेंट करा है, ये है n1 x1 बार है, ये x1 बार है, x1 नहीं है अकेला। ये बार का मतलब क्या है कि पहला मीन है, ये मीन है x2 बार, n2 x2 बार, इससे लेकर nk sk बार तक, मतलब k तक हमारे पास नीचे n1 प्लस n2 प्लस nk, मतलब जितने भी हमारे पास मीन है तो हम उनको इकट्ठा कर लेंगे और n1 यानी कि हर मीन के साथ उसका
उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा, उसका साइज़ भी दिया होगा, हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जमा कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कंबाइन में निकल आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देखें ये क्या है, ए एक्स प्लस बी, y यानी कि ये ट्रांसफॉर्म y x में y x जो है वो y में ट्रांसफॉर्म हो गया। a और b कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट्स आप कह लें। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, कहती है कि उसका y बार भी बराबर होगा a x बार प्लस b के। ठीक है जी, पहले सिंपल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बात होगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होता है तब्दील होना। ठीक है जी, तो ये तो उसका y बार भी बराबर होगा ए एक्स बार प्लस बी के। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास ये बेटा क्वेश्चंस हैं। मैंने ना ये रेड वाले निशान लगाए हुए हैं, आप लोगों ने मुझे देखें, ये ऊपर वाला सी पार्ट है ना, क्या कह रहा है कि आ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज यानी कि ये आपके पास 45, 40 और 65 जो है N1, N2, N3 दिए हुए हैं, और हैविंग मीन्स का क्या मतलब है कि ये मीन है x1 बार, x2 बार और x3 बार, तो आपने कंबाइन मीन निकालना है। तो बेटा अभी मैंने आपको फार्मूला पीछे बताया है, आप क्या करेंगे, आप N1 यानी कि वो 45 N1 है, N2 क्या है 40 है, N3 क्या है 65 है, और नीचे उनके मीन्स हैं। आप इनका क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे और मुझे कंबाइन मीन निकाल के दिखाएंगे। 3.17 का ए पार्ट है, ये अनग्रुप डेटा है, मतलब सिर्फ एक्स आपको दिया हुआ है, आपने सिर्फ एरिथमेटिक मीन मुझे निकाल के दिखाना है। इसी तरह 3.18 का बी पार्ट है, ये ए बी सी डी ई एफ है, ये बेटा इनकम जो है ना ये आपका एक्स है, ये सिर्फ एक्स दिया हुआ है यानी कि अनग्रुप डेटा है, आपने मुझे एरिथमेटिक मीन सिर्फ निकाल के दिखाना है। इसी तरह 3.19 में भी सिर्फ ये एक्स दिया हुआ है, मैंने आपको एग्जांपल बताई है ना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपने सबको जमा करके जितने भी नंबर्स ऑफ द वैल्यूज़ है उनको डिवाइड कर देना है, ये इतना सा काम बस आपने करना है। अच्छा, ये जो मुझे क्वेश्चन 3.41 और 3.42 है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने आपको दिया हुआ है। ये जो 3.41 के अंदर कंजम्पशन इन किलोवाट आवर्स है, ये क्लासेस में दिया हुआ है, आपने एक्स यानी कि मिड पॉइंट लिखना है, जो मिड पॉइंट होगा वो एक्स होगा आपका। मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैंने जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सिखाई है तो उसमें मैंने आपको 2 बातें सिखाई हैं, क्लास बाउंड्रीज बनानी सिखाई हैं, साथ मैंने आपको मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स वो भी बनाने सिखाए हैं ना। कैसे थे, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया था। तो इसी तरह ये क्लासेस में दिए हुए हैं, आपने इसको एक्स बना लेना है। कैसे बनाएंगे, 5 और 24 को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका पहला एक्स बन जाएगा। समझ आ रही है। और ये नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो नीचे लिखे हुए हैं ये आपका एफ़ है, एफ़ मतलब फ्रीक्वेंसी है, एक्स भी आ जाएगा एफ़ भी आ जाएगा। तो आप मुझे एक्स बार निकाल के दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया ग्रुप डेटा के साथ। इस तरह 3.42 में भी क्या है, एक एक्स दिया हुआ है, एक एफ़ दिया हुआ है ना बेटा, ये पूरा ये एक्स ही है, मतलब 4, ये देखें एक्स पहला जो है ना 2.83, 3.2, ये नीचे 4 के बाद वो ऊपर वाला 4.2, 4.4, यानी कि पूरी एक लाइन में आपने लिख लेने हैं। ठीक है, साथ इसी तरह उनके साथ फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। ठीक है जी, टोटल बता दिया, समेशन एफ़ उन्होंने बता दिया है, बस आपने एक्स एफ़ जो है उसका समेशन निकालना है। और देखें क्वेश्चन के अंदर मीन का वो आंसर बता रहे हैं 3.95, आपने शो दैट कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 3.95। देखें आपका जवाब आता है ये वाला कि नहीं आता। मुझे बेटा ये आपने क्वेश्चन करके मुझे असाइनमेंट बना के मुझे आपने चेक करवानी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अब बात करेंगे, अगर आगे पढ़ाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।